हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की, इंडिया की दिग्गज कंपनी के रिजल्ट्स इसके आए थे और किस टाइप से ये काम कर रही है, क्या रिस्क बनता है इसके अंदर, क्या रिवार्ड बनते हैं इसके अंदर आफ्टर रिजल्ट्स, वो भी हम बात करेंगे। टेक्निकल उसके ऊपर, फंडामेंटल सब जानते हैं, काफ़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी है तो फंडामेंटल के ऊपर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, रिजल्ट्स को देखेंगे और उसके बाद टेक्निकल्स के ऊपर बात करेंगे किस टाइप के इसके टारगेट्स बनते हैं। तो जो रिलायंस इंडस्ट्री को लेते हैं उनका पोर्टफोलियो अपने आप में ही डाइवर्सिफाइड हो जाता है, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो, एनर्जी एंड पावर के बिजनेस हो, चाहे वो मीडिया से रिलेटेड हो, टेक्सटाइल से रिलेटेड हो, और चाहे आप इनके अदर रिटेल के बिजनेस लगा लीजिए। जो अभी डील क्लियर हुई है इनकी फ्यूचर ग्रुप के साथ, तो एक अपने आप में फुली डाइवर्सिफाइड और सारे के सारे ग्रोइंग बिजनेस हैं। और एक रिलायंस इंडस्ट्री को अगर आप ले लेते हो तो अपने आप में ही वो सारा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। और आने वाले टाइम में रिलायंस जियो को अगर ये अलग से लिस्ट करते हैं या रिलायंस रिटेल को अलग से लिस्ट करते हैं तो अपने आप में शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक होती हुई दिखाई देगी और काफ़ी ज़्यादा वैल्यू अनलॉक होती हुई दिखाई देगी। तो हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। शेयर जो क्लोज हुआ है आप देख सकते हैं 2048 के आसपास क्लोज हुआ है, 2.45% की गिरावट के साथ। अगर 5 डे का देखेंगे तो नीचे से जरूर ये ऊपर आता हुआ नजर आया, 2000 के साइकोलॉजिकल एक बैरियर को अगेन क्रॉस किया है इसने, तो आप देख सकते हैं इस टाइप से। और रिजल्ट्स हम देखते हैं इसके बाद। रिलायंस इंडस्ट्री जो है Q3 FY21 कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जंप्स टू ₹13,101 करोड़, 13,101 करोड़ का जो है प्रॉफिट इन्होंने दिया है। तो देखते हैं सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर, फिर ईयर ऑन ईयर, फिर 9 मंथ्स को देखेंगे, लास्ट ईयर के 9 मंथ्स से कंपेयर करके देखेंगे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे Q2 में जो इनकी टोटल इनकम थी 1,20,444 करोड़ थी, अब 1,28,450 करोड़ के आसपास है, यानी 6.65% का जंप है। नेट प्रॉफिट जो 9567 करोड़ का हुआ करता था 13,101 करोड़ का है, यानी 36.94% का जंप है, 36.94%। ईपीएस देखेंगे 14.68 से इंक्रीज होकर 19.93 के आसपास है, 35.76 का जंप यहाँ पर भी है। इसके बाद ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स को देखें, 1,60,747 करोड़ का जो टोटल इनकम था अब जो है 1,28,450 का है, जो कि डिप है, -19.94% के आसपास का डिप देख सकते हैं इनकम के अंदर अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो। नेट प्रॉफिट देखेंगे 11,640 से इंक्रीज होकर 13,101 के आसपास का है, यानी 12.55% का एक जंप यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और ईपीएस में 9.27% का जंप यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अगर 9 मंथ के रिजल्ट्स को कंपेयर करें लास्ट 9 मंथ से, यानी जून क्वार्टर के प्लस सितंबर प्लस दिसंबर, इन तीनों क्वार्टर को प्लस कर दें और लास्ट ईयर के 9 मंथ से कंपेयर करें तो आप देखेंगे 4,82,185 करोड़ की जो सेल्स हुआ करती थी, इनकम थी, वो 3,44,520 के आसपास अब रह गई है, यानी 28.55% का डिप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट जो था 33,000 करोड़ का था सेम पीरियड में 9 मंथ के, अब जो है 35,901 करोड़ का है। तो आप देख सकते हैं 8.77% का यहाँ पर भी आपको जंप देखने को मिल रहा है। ईपीएस 53.29 थी, अब 54.86 के आसपास की है, 2.95% का जंप यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो टोटल इनकम जो है 9 मंथ की जो है डिप हुई है, बट प्रॉफिट्स जो है इंक्रीज हुए हैं। सेम वे में आप देखेंगे अगर ईयर ऑन ईयर इनकम डिप हुई है -19.94%, बट प्रॉफिट्स आपको इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो जो इनकम है वो भी जंप की है, प्रॉफिट्स जंप हुए हैं 36.94% के आसपास। तो आपको रिजल्ट्स इस टाइप से इनके दिखाई देंगे। इसके बाद अगर देखें हम जो इनकी डेट और ऑपरेटिंग मार्जिन्स, तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स आप देख सकते हैं ओपीएम परसेंटेज, अगर सितंबर से कंपेयर करें 17% के आसपास यहाँ होते थे, अब 18% के आसपास हैं। और पिछले दिसंबर में आप देखेंगे 15% के आसपास होते थे, तो दोनों से ही इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पर आपको 18% मिलेंगे, 15 से 18 हुए हैं, और सितंबर से कंपेयर करेंगे तो 17 से 18 हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 22,000 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो अब 21,566 का है, कुछ डिप हुआ है ईयर ऑन ईयर जैसे मैंने बताया। और सितंबर से कंपेयर करेंगे तो इंक्रीज हुआ है 18,945 से 21,566 का हुआ है। सेकंड चीज़ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखने की वो ये है कि इंटरेस्ट बर्डन आप देखिए, जो
6735 के आसपास हुआ करता था। 6735 करोड़ का जून क्वार्टर में हुआ करता था, वो अब सितंबर क्वार्टर में 6084 के आसपास था, और अब देखिए 4326 करोड़ के आसपास का रह गया। यानी डेट कहीं ना कहीं आपको रिड्यूस होती हुई दिखाई देगी। इंटरेस्ट बर्डन आप देख रहे हैं किस टाइप से कम हो रहा है, और पिछले कई जो क्वार्टर्स का आप कंपेयर करेंगे, आप मार्च 2019 के बाद का कंपेयर करेंगे, तो ये लोएस्ट ये जो है इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बर्डन काफ़ी रिड्यूस होती हुई आपको दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। इस क्वार्टर में आपने देखा था लगभग 700 करोड़ के आसपास का डिफरेंस था, बट यहाँ पर देखिए लगभग 1700 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो अच्छा एक इंटरेस्ट बर्डन जो है कम होता हुआ नजर आ रहा है, और वो यहाँ से प्रॉफिट्स भी आपके बढ़ते हुए बिल्कुल नजर आएंगे। ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो हैं बिल्कुल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं दोनों ही क्वार्टर्स में। इसके बाद टेक्निकल बेस पे बात करें तो टेक्निकल बेस पे देखेंगे, ये मंथली मैंने लगाया हुआ है अपना, तो इसके अंदर देखेंगे ओवरऑल समरी जो है कोई भी सेल की तरफ इंडिकेट नहीं कर रही है। सभी बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में इसको बाय करके चलना चाहिए। 10 जो है न्यूट्रल हैं और 12 जो है बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, और एक बाय इंडिकेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सेकेंडली अब बात करेंगे कि मूविंग एवरेज के बेस पे अगर बात करें जो लॉन्ग टर्म की है, तो स्ट्रॉन्ग बाय इसके अंदर दिख रहा है। एक न्यूट्रल है, 10 बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि इसे बाय करना चाहिए। और ऑसिलेटर्स देखें तो 9 न्यूट्रल हैं और 2 बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, यानी टोटल मिलाकर हमें बाय करना चाहिए। 10 न्यूट्रल हैं, 12 जो है बाय की तरफ है, और एक भी इंडिकेटर ऐसा नहीं है जो ये बता रहा हो कि इसे सेल करना चाहिए इस लेवल के ऊपर। एक भी इंडिकेटर ऐसा नहीं है। 22 में से जो है 12 बाय, 10 न्यूट्रल, 0 सेल है। आप देख सकते हैं सभी जो है बाय की तरफ ही इंडिकेट इसे करके चल रहे हैं कि इसे बाय करना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइंस हैं कि यहाँ पर जो स्टॉक था, यहाँ पर जो चलने के बाद इसने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट लिया, और इसके ऊपर ये बना हुआ था। यहाँ पर जब इसने इस लाइन को ब्रेक किया तो यहाँ पर एक शार्प फॉल आप देख सकते हैं। उसके बाद स्टॉक इसके ऊपर आने की ट्राई भी किया इस लाइन के ऊपर, बट यहाँ से देखिए क्लोजिंग जो दे रहा था बार बार इसके नीचे ही दे रहा था। उसके बाद इस जोन के अंदर ये 1890 और 1900 का जो जोन था, 12वां स्टॉक इस एरिया में जा रहा था और यहाँ से अगेन बाउंस बैक कर रहा था 1900 की तरफ। तो यहाँ से स्टॉक अगेन 2-3 बार 1890 और 1900 को टच किया और उसके बाद अगेन ऊपर जाने की ट्राई किया। और जो फ्राइडे के सेशन का है, अगर थर्सडे को देखें तो इस जोन से ऊपर ही उसने क्लोजिंग दिया था और 2120 को भी उसने टच किया था, और लो जो था उसका 2075 का था। बट जो फ्राइडे के सेशन में निफ्टी में गिरावट आई है, उसकी वजह से जो रिलायंस के शेयर में भी गिरावट आई है, और एक रिजल्ट से पहले का जो हैंगओवर था उसकी वजह का भी देख सकते हैं कि ये शेयर जो है इस जोन के अंदर ही आके क्लोज हुआ है। अब रिजल्ट्स को किस टाइप से ये रिएक्ट करता है मंडे को देखना होगा। अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करता है तो बिल्कुल 2120 का लेवल ये क्रॉस करता हुआ आपको दिखाई देगा, और इसके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम भी बनता हुआ दिखाई देगा। अगर ये प्राइस निफ्टी में कोई गिरावट होती है या रिजल्ट की वजह से इसके अंदर कोई गिरावट आती है और इस प्राइस से नीचे बंद होता है, 2045 से नीचे जाने लगता है, तो बिल्कुल ये 2000 से नीचे भी फिर आपको जाता हुआ दिखाई देगा और कंसोलिडेट करेगा 1980-1990 के बीच में। पर कोई भी डिप इसके अंदर आपको मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि एक कंसोलिडेट एक रेंज के अंदर ये काफ़ी टाइम से कर रहा है। बाई जो लोअर साइड है इसके अंदर काफ़ी कम बनती है, रिस्क काफ़ी कम बनता है, और कोई भी अपसाइड इसके अंदर आती है तो ये अच्छा खासा आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, और इवन ये आपको नए लाइफ टाइम लगाता हुआ भी दिखाई देगा। तो कंसोलिडेशन इसके अंदर बिल्कुल चल रहा है। 150 रुपये का हो सकता है इसके अंदर कोई डिप आए, अगर निफ्टी भी करेक्ट करता है या ये भी करेक्ट करता है तो 1890 या 1900 मैक्सिमम इसका लोअर साइड है। बट अप साइड आप देखेंगे तो जो इसका लाइफ टाइम हाई भी है जो 2370 के आसपास का बनता है, ये इसको भी ब्रेक करने का दमखम रखता है। तो मंडे को देखना होगा रिजल्ट्स के बाद ये स्टॉक इस लाइन से नीचे आता है तो 1980-1990 के आसपास आ सकता है। कोई भी डिप इसके अंदर बाय करने की एक अपॉर्चुनिटी होगा। अपने आप में एक डाइवर्सिफाइड पूरा का पूरा ये स्टॉक है, और इसको लेके पोर्टफोलियो में बिल्कुल रखना चाहिए। हर टाइप का जो स्टॉक है आपको इसके अंदर अपने आप में एक स्टॉक के अंदर सब मिल जाता है, और आने वाले टाइम में ये जैसे जैसे वैल्यू अनलॉक करेंगे तो ये आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं नीचे से काफ़ी शेयर ने जो है
अप मूव दिया था, बट अब रिसेंट की जो न्यूज़ है उसकी वजह से थोड़ा सा ये कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अप मूव इसने काफ़ी दिया है। और जितनी भी इसके अंदर नेगेटिव न्यूज़ हैं, चाहे वो रिलायंस जियो से रिलेटेड हो और बाकी जितनी भी न्यूज़ आ रही है किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर नॉर्थ इंडिया में, तो सब इसके अंदर ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। रिजल्ट्स का जो हैंगओवर था वो इससे दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। ये यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है, बट स्लो एंड स्टडी ये आपको अच्छे रिटर्न देगा, क्योंकि इसके अंदर डाउनसाइड कम है, रिस्क कम है, दिग्गज कंपनी है, एक लार्ज कैप ब्लू चिप ये शेयर है और ये इसे पोर्टफोलियो में बिल्कुल जगह देनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।